ठीक है, अब अपन क्लासेज ऑफ सीड को पढ़ने के लिए तैयार हैं। अब ये अपना 10 मिनट का काम है, ठीक है। क्लासेज ऑफ सीड का मतलब समझ में आ गया, हमने उसको अलग अलग लेवल पर डिवाइड किया और कुछ नहीं करा। कोई ऐसा अलग नहीं है कि सर्टिफाइड सीड अमेरिका से मंगाया जा रहा है, ठीक है। अब पहले हमको यहाँ पर बात कर लेनी है कि हम क्या क्या चीज़ इसमें पढ़ने वाले हैं या क्या क्या चीज़ एग्जाम में आती है, ठीक है। तो क्या चीज़ पढ़नी है बेटा, एक तो हमें सभी क्लासेस के बारे में क्या पता होना चाहिए, जेनेटिक प्योरिटी या आनुवांशिक शुद्धता पता होनी चाहिए, ठीक है। ऐसी शुद्धता जिसको हम देख नहीं सकते, कौन है वो, आनुवांशिक शुद्धता, ठीक है। कब दिखेगा बेटा, जब हमारी फसल पूरी उग जाएगी और उसके बाद हार्वेस्ट पे आएगी तब पता पड़ेगा हमको जेनेटिक प्योरिटी। दूसरी बात करें बेटा, प्लेस ऑफ प्रोडक्शन हमें पता होना चाहिए कि उसको हमने बनाया कहाँ पे है, कि उसको किसी रिसर्च स्टेशन पे बनाया या फिर उसको नेशनल सीड कॉरपोरेशन है, अपना बीज निगम है, उसने बनाया, या किसान के खेत पर बनाया गया, कहाँ पर बनाया, वो प्लेस पता होनी चाहिए। थर्ड हमें पता होनी चाहिए सीड पेडिग्री। पेडिग्री का मतलब क्या होता है, एक पेडिग्री तो आता है हाँ कुत्तों के लिए जो उनका खाना होता है वो अलग है, ये एग्रीकल्चर है बेटा। यह पेडिग्री का मतलब क्या है, वंशावली। क्या मतलब है, मतलब जो वंश चला आ रहा है। कैसे, जैसे हमसे पूछ लिया बेटा कि हमारा जो फाउंडेशन सीड है, आधार बीज है, उसका पैतृक बीज कौन सा है, मतलब उसको बनाया किससे है, तो हम वहाँ पर रजिस्टर्ड सीड या फिर हमारा सर्टिफाइड सीड तो नहीं लिख सकते, है ना। तो किसका लिखेंगे बेटा हम, ब्रीडर सीड का। किसका लिखेंगे, ब्रीडर सीड। ये क्वेश्चन आते हैं अपने पास। नेक्स्ट है यूजेज ऑफ सीड, कि उस सीड का यूज क्या है। जैसे हम बात करें मूल केंद्रक बीज का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, सर्टिफाइड सीड तो किसानों को दे दिया, मूल केंद्रक बीज का क्या करते हैं, उसको बेच दिया जाता है, नहीं, उसको हमेशा स्टोर करके रखा जाता है, उसको बचा कर रखा जाता है, क्योंकि वो ओरिजिनल सीड है। लास्ट बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा रटा हुआ रहता है सबको, वो क्या है, सीड टैग, कि सर्टिफाइड के ऊपर कैसा रंग, नीला रंग, है ना। तो वो नीला रंग जो है वो भी अपन को पढ़ना है, टैग्स के बारे में बात करेंगे। चलिए सबसे पहले बात कर ले बेटा किसके बारे में, न्यूक्लियस सीड के बारे में। न्यूक्लियस सीड जो है, इसके लिए ध्यान रखें, इसको अपन क्या कहते हैं, मूल केंद्रक बीज कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, मूल केंद्रक बीज, या कई जगह केंद्रक बीज भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब पहली चीज ध्यान क्या रखनी है, अपने एग्जाम के हिसाब से पढ़ते हुए चलेंगे बेटा, कोई अलग चीज अपन बात नहीं करेंगे इसके अंदर। पहली और इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा, इसके अंदर जो ध्यान रखनी है वो अपन बात कर ले, ठीक है। ये क्या है, किसी भी किस्म का प्रथम बीज होता है, ठीक है। कोई भी किस्म जो है ना बेटा, जो मार्केट में आने वाली है, उसका प्रथम बीज जो है उसको हम क्या कहते हैं, मूल केंद्रक बीज कहते हैं। पहला क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है बेटा, वो बनता है आपके स्थान से, कि इसको बनाया कहाँ पर जाता है, ठीक है। तो इसको कहाँ पर बनाते हैं बेटा अपन, कृषि अनुसंधान केंद्र पर। कहाँ पर बनता है, कृषि अनुसंधान केंद्र पर बनाया जाता है, इसके अलावा कहीं नहीं बनता। इसको आप किसान के खेत पर नहीं बना सकते। कहाँ पर बनाएंगे इसको, एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर या फिर कृषि अनुसंधान केंद्र पर बनाएंगे, ठीक है। कृषि अनुसंधान केंद्र पर कौन रहेगा बेटा, कृषि अनुसंधान केंद्र पर काम कौन करता है, कृषि अनुसंधान अधिकारी, ठीक है। रिसर्च ऑफिसर्स जो हैं अपने, रिसर्च साइंटिस्ट है, वो करते हैं। अब वो बेचारे साइंटिस्ट बने हैं कब, जिंदगी के 10-12 साल पढ़ाई करने के बाद। पहले बीएससी करेंगे 4 साल, फिर एमएससी करेंगे, फिर पीएचडी करेंगे, वैसे 10-12 साल हो जाते हैं, ठीक है। 12 तक तो वैसे ही 12 साल हो गए, फिर 12 साल और पढ़ाई करते हैं, तो अपनी जीवन का आधा टाइम जो है वो पढ़ाई में निकाल रहे बेचारे, तो उनके पास थोड़ी सी नॉलेज हो जाती है कुछ, ठीक है। तो नॉलेज उनके पास है, तो बेटा ये बीज जो है वो प्योर होगा या नहीं होगा, सोच के बताए, होगा। उन्होंने इतनी मेहनत करके वहाँ पर जो रिसर्च करी है उसमें कोई मिलावट वो नहीं होने देंगे, ठीक है। उस पर ध्यान रखेंगे, इसीलिए हम ध्यान रखेंगे बेटा, यहाँ पर हमें क्या ध्यान रखना है, जब बात कर ली जाएगी इसकी शुद्धता की, कौन सी, आनुवांशिक शुद्धता की, तो इसकी आनुवांशिक शुद्धता है वो कितनी होती है, 100% होती है। कितनी होती है,
इसमें कोई मिलावट नहीं होती है। अगर मिलावट जरा सी भी हुई तो वो पूरा खेत नष्ट कर दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि आगे आने वाली 8 से 10 पीढ़ियों के अंदर पूरी वैरायटी वैसे ही खत्म होने वाली, ठीक है। तो जो चीज़ कल खत्म होने वाली है उसको आज खत्म करो, ज़्यादा बढ़िया है ना। आलस कल भी खत्म करना पड़ेगा, जब एग्ज़ाम आ जाएगा, डेट आ जाएगी, और आज भी खत्म करना पड़ेगा पढ़ने के लिए। तो कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी, पल में पढ़ ले हो जाएगी, फिर करोगे कब, है ना। कुछ नहीं होने वाला ऐसा, लेकिन आपको अपना आलस त्याग देना चाहिए। और अभी भी समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, सर्दियों में सबसे ज़्यादा आलस आता है ना, होता ही है। सर्दियों में ये होता है 9 बजे की क्लास है बाबा, कोई बात नहीं, रहने दो, आधे घंटे बाद जाएंगे, 5 मिनट बाद उठ जाएंगे। और मेरे साथ सब ज़्यादा होता है, मैं सोच के वापस सो जाता हूँ कि नहीं अभी तो 6 बजी है, 5 मिनट, बस 5 मिनट बाद का अलार्म लगा देता हूँ। वो अलार्म आज तक सुनाई नहीं दिया मुझे कि वो कब बज जाता है। फिर उसके बाद नींद खुलती है 2 घंटे बाद, फिर लगता है आप तो वैसे लेट हो गए, सो जाओ, अब कोई मतलब नहीं है जाने का। यही होता है ना, होता है नहीं होता है, होता है, ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहले उठ जाना चाहिए। जैसे घर पे मम्मी जैसी आवाज़ लगाती है ना, उस टाइम नींद खुल जाती है, क्योंकि पता है कि अगली बार जब आवाज़ आएगी तो साथ में कुछ और भी आएगा, है ना, या तो झाड़ू या चप्पल या कुछ, तो इसलिए पहली आवाज़ भी नींद खुल जाती है कि हाँ ठीक है, मैं तैयार हूँ, मैं जा रहा हूँ, ओके चलिए। तो वही होना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या करें, अलार्म पर मम्मी की आवाज़ नहीं सुनाई देती, इसीलिए अलार्म पे मम्मी के आवाज़ की रिंगटोन सेट कर दिया करो, ठीक है, काम आएगा। दूसरी हम बात करें बेटा किसके बारे में, भौतिक शुद्धता के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, चलो, भौतिक शुद्धता कितनी होनी चाहिए, 100%। करना क्या है, भौतिक शुद्धता में कंकर, पत्थर, डंठल, पत्तियां, ठीक है, ये सारी चीज़ें तो निकालनी है, तो हम उसको आराम से बैठकर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो भौतिक शुद्धता भी कितनी होगी बेटा, 100% होगी। याद रखेंगे एक इंपॉर्टेंट चीज कि सबसे कम मात्रा में, ठीक है, सबसे कम मात्रा में उपलब्ध बीज, कोई भी एक वैरायटी है उसकी सबसे कम मात्रा में उपलब्ध बीज कौन सा होगा, मूल केंद्रक बीज, ठीक है, सबसे कम मात्रा में। और सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा होगा, प्रमाणित बीज, ठीक है, जो अपन किसानों को दे रहे हैं, मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं वो, ठीक है। लास्ट बात करें बेटा इसका टैग, कि इसके ऊपर कैसा रंग का टैग होता है, तो हम कहेंगे सर इसके ऊपर टैग नहीं होता, ठीक है। चलो, टैग क्यों नहीं होता, वेरी गुड, मार्केट में क्या, इसको कहीं भी नहीं बेचा जाता, ठीक है। ब्रीडर सीड को भी मार्केट में अपन नहीं बेचते बेटा, ठीक है, फाउंडेशन मार्केट में बिकता है, ठीक है। ब्रीडर को भी नहीं बेचते, लेकिन ब्रीडर पर टैग है। कारण क्या है कि उसको ब्रीडर जो है ना वो एनएससी को या गवर्नमेंट एजेंसी को देता है, लेकिन ये बीज किसी को नहीं दिया जाता। ये बीज केवल और केवल किसके पास होगा, ब्रीडर के पास। अगर उसने ये बीज किसी और को दे दिया तो उसने अपनी ओरिजिनल वैरायटी किसी और को दे दी है, ठीक है। ये मतलब वही है कि तुमने इतने साल मेहनत करे, 10 लाख रुपए इकट्ठा किए और वो तुम 10 लाख रुपए किसी और को दे दो, दे सकते, नहीं दे सकते, ठीक है, इतनी मेहनत करके कमाया है ना। तो वही चीज़ इसके पास है, ये 10 सालों की 12 सालों की कड़ी मेहनत करता है कि किसी तरह से एक वैरायटी डेवलप हो, वो बीज किसी और को नहीं दिया जा सकता, इसीलिए कोई टैग इसके ऊपर नहीं होता। कोई डाउट इसके अंदर अब नहीं, समझ में आ गया। यही क्वेश्चन बनते हैं, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनते कि हमारी वैरायटी का पहला बीज या प्रथम बीज कौन सा होगा, न्यूक्लियस सीड, ठीक है। शुद्धता कितनी होगी, 100%, दोनों भौतिक भी और आनुवांशिक भी। बात करेंगे कौन से स्थान पर बनते हैं ये, तो कृषि अनुसंधान केंद्र पर बनाए जाएंगे। और बात करें टैग की, तो कौन सा टैग होता है, कोई टैग नहीं होता, ठीक है। और अगर इसमें क्वेश्चन और बनता है तो ये बनता है कि निम्न में से किस बीज के थैले पर टैग नहीं पाया जाता है। 4 ऑप्शन दे देगा, एक हमें पता है, बस आंसर आ गया। नेक्स्ट बात करें बेटा, अगला इसके अंदर कौन सा है अपना, ब्रीडर सीड। कौन सा सीड है, ब्रीडर सीड। ब्रीडर सीड की बात करें बेटा तो इसे बनाएगा कौन, कौन बनाएगा, पादप प्रजनक। कौन बनाएगा, पादप प्रजनक, मतलब साइंटिस्ट। इसका नाम ही क्या है, ब्रीडर सीड। कौन बनाएगा, प्लांट ब्रीडर बनाएगा, ठीक है।
सेकंड बात करें इसको हमने बनाया कैसे, ये आया कहाँ से, तो हम कहेंगे कि ये कहाँ से बना है, या फिर इसका जो पैतृक बीज है वो कौन होगा बेटा, ओके तो हम कहेंगे कौन होगा, मूल केंद्रक बीज या न्यूक्लियस सीड जो है वो इसका क्या होगा, पैतृक बीज होगा। थर्ड हम बात करें बेटा इसकी जेनेटिक प्योरिटी और फिजिकल प्योरिटी कितनी होगी, तो उसका आंसर छुपा हुआ है इसमें, किसने बनाया, क्या कोई गलती करेगा, नहीं करेगा सर, तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं कि इसकी जो शुद्धता है, ठीक है, दोनों प्रकार की वो कितनी होती है, 100% होती है, ठीक है। तो हमें शुद्धता 2 की तो याद ही नहीं करनी है, ठीक है, मूल केंद्र की याद नहीं करनी, ब्रीडर की याद नहीं करनी, चाहे अनुवांशिक शुद्धता हो या भौतिक शुद्धता, दोनों कितनी होगी, 100% होगी, इसको हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करें इसके अंदर जो लास्ट जो बनता है बेटा वो है इसके टैग का रंग, ठीक है, इसके टैग का रंग कैसा होता है, तो इसके लिए ध्यान रखें ये कैसा है, गोल्डन कलर, कैसा है, गोल्डन कलर, या इसको हम कह सकते हैं सुनहरा पीला, कैसा, सुनहरा पीला, या फिर इसी कलर को क्या कहा जाता है बेटा, बफ कलर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बफ कलर कहा जाता है, ठीक है, सुनहरा पीला कह लो, गोल्डन कह लो, या बफ रंग कह लो, तीनों एक ही चीज है, ठीक है। अभी तक हमने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, सिर्फ सुनहरा पीला, इन दोनों का भी ध्यान रखना कि ये उसी का नाम है, ठीक है। सुनहरे पीले की बात कर लें तो कुछ ऐसा हमको दिखाई देता है टैग जो इसके ऊपर होता है। अब ये जो टैग है ना बेटा इसके ऊपर कुछ चीजें लिखी हुई है, टैग क्यों लगा रहे हैं, ताकि पहचान हो सके, पहचान करने के लिए टैग पर कुछ लिखा हुआ भी तो होना चाहिए। इट इज जस्ट लाइक योर आइडेंटिटी कार्ड, आईडी कार्ड होता है ना अपने पास, उस पर लिखा है इसका नाम क्या है, फोटो भी लगी रहती है अपनी उस पर, है ना, उसके नीचे सिग्नेचर भी होते हैं, होते नहीं होते, अथॉरिटी जो है उसके साइन होते हैं, तो बस वही चीज़ है। क्रॉप यहाँ पर नाम आ जाएगा, वेराइटी का आ जाएगा, क्लास कौन सी है वो आ जाएगा इसके ऊपर, लॉट नंबर, डेट ऑफ टेस्ट, प्योर सीड कितने हैं, इनर्ट मैटर, जर्मिनेशन, सीड प्रोडक्शन यूनिट कहाँ पर उसको बनाया गया, ब्रीडर सीड के लिए आ जाएगा, फिर यहाँ पर लास्ट में क्या हो गया उसके सिग्नेचर हो जाएंगे। बस ये टैग उसके ऊपर मतलब सिलाई की जाती है, लगाया जाता है, ये यूज होता है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये कलर जो है वो दिखाने के लिए था, ठीक है ना। इसके साइज जो है वो अपन को ध्यान रखने की जरूरत है, कहीं नहीं पूछता, ठीक है। नेक्स्ट बात करें बेटा तीसरी अपनी जो सीड क्लास है वो कौन सी है, फाउंडेशन। फाउंडेशन का मतलब क्या होता है, आधार, क्या मतलब है, आधार, तो इसको हम क्या कहेंगे, आधार बीज कहते हैं, या फिर इसको हम मातृ बीज भी कहते हैं, क्या कहते हैं क्योंकि हमारा आधार कौन है, माता ही तो है, ठीक है, तो इसीलिए इसको मातृ बीज भी कहा जाता है या फिर आधार बीज कह सकते हैं। इंग्लिश की बात करें तो इसको हम क्या कहेंगे, मदर सीड कहेंगे, क्या कहेंगे, मदर सीड, ये नाम याद रखना। मदर सीड किसको कहा जाएगा, फाउंडेशन। लेकिन सर मूल केंद्रक बीज को कहना चाहिए ना, हो तो सोच के देखो, मदर सीड किसको कहना चाहिए, मूल केंद्रक को कहना चाहिए, क्योंकि ओरिजिनल तो सीड वही है, फिर फाउंडेशन को हमने मदर सीड क्यों कहा, वेरी गुड, इसलिए कहा क्योंकि जो बीज अब मार्केट में बेचा जाएगा वो किससे मिलेगा, फाउंडेशन से। पीछे जो अपने बीज रह गए कौन से, मूल केंद्रक और ब्रीडर सीड, उसको हम मार्केट में नहीं बेचते, ठीक है, इसीलिए उनका यूज नहीं होता है। यूज जो होगा अब वो किसका होगा, फाउंडेशन सीड का। फाउंडेशन सीड को मल्टीप्लाई करके हम दो तरीके से काम ले सकते हैं, एक तो इसको जैसे मल्टीप्लाई करेंगे और हमें पता पड़ा कि ये अनुवांशिक रूप से अच्छा शुद्ध है, 100% वापस मिल गया, उसको हम फाउंडेशन सीड ही रहने देते हैं। और अगर हमें पता पड़ा कि इसके अंदर थोड़ी मिलावट हो चुकी है तो उसको हम सर्टिफाइड सीड बोल देते हैं, ठीक है, इस तरह से यूज करते हैं। अब पहली चीज याद ये रखनी है कि इसका नाम क्या है। दूसरा बात करें बेटा इसका जो स्थान है कि कहाँ पर हमने इसको बनाया वो याद करेंगे, तो कौन बनाता है इसको, हम कहेंगे NSC या फिर RSSC। NSC क्या है, नेशनल सीड कॉरपोरेशन, RSSC क्या है, राजस्थान स्टेट सीड कॉरपोरेशन, ठीक है। तो इसको मुख्य रूप से कौन बनाता है बेटा, हमारी जो बीज एजेंसियां हैं वो बनाती है, ठीक है, सिंपल सा याद रखना, कौन बनाएगा इसको, बीज एजेंसी, ठीक है, गवर्नमेंट फार्म पे बनाती, बीज एजेंसियां सारी की सारी हमारी सरकारी है, तो सरकारी फार्म्स जो है उन पर बनता है, बीज एजेंसी बनाएगी,
ठीक है। बात करें बेटा इसका जो पैतृक बीज है, कौन सा बीज, पैतृक बीज, तो इसका पैतृक बीज कौन सा होगा, कौन होगा, ब्रीडर सीड होगा, ठीक है, प्रजनक बीज होगा, उसी से तो बनाया है हमने इसको, तो पैतृक बीज कौन हुआ, ब्रीडर सीड। नेक्स्ट बात करें बेटा इसके अंदर, इसको मल्टीप्लाई करके हम क्या बनाते हैं, सर्टिफाइड सीड, इसको लिखने की जरूरत नहीं, इसको हम सभी जानते हैं, ठीक है। फाउंडेशन सीड से कौन बनेगा, सर्टिफाइड सीड बनेगा, या फिर वापस फाउंडेशन सीड हम बना सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो याद रखना है बेटा, वो हमको याद रखना है इसकी शुद्धता। अगर बात करें अनुवांशिक शुद्धता की, ठीक है, या फिर बात करें इसके अंदर भौतिक शुद्धता की, तो ये अब थोड़ा सा अपने लिए डिफिकल्ट होता, ठीक है। इसको बनाया किसने बेटा, बीज एजेंसी ने। क्या वहाँ साइंटिस्ट बैठे हैं क्या, नहीं, तो गलतियां होगी नहीं होगी, होगी सर, ठीक है। तो अनुवांशिक शुद्धता उतनी रहेगी, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी सर, कितनी हो जाती है, 99.9%, मतलब सर 100% तो नहीं रहेगी, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। 100% किसकी याद रखनी है, बस दो की, कौन सी, मूल केंद्रक और बस, इसके अलावा जो है वो धीरे धीरे कम होगी। अभी कितनी याद रखनी है, 99.9%, थोड़ी सी कम होगी सर, लेकिन अगर भौतिक शुद्धता की बात करें तो वो और कम हो जाती है, कितनी, 98%। कारण क्या है बेटा, कि अब किसी के पास टाइम नहीं है, ठीक है। बीज निगम जो है इतने बड़े फार्म पर जब वो सीड प्रोडक्शन करेगा, उसके बाद टाइम थोड़ी एक एक कंकर बाहर निकाले, ठीक है। तो इसीलिए उसकी अनुवांशिक शुद्धता तो फिर भी थोड़ी सी कम है, लेकिन भौतिक शुद्धता है वो ज़्यादा कम हो जाती है, ठीक है। चलो, मम्मी कब अच्छी लगती है बेटा, जब वो शांत हो, ठीक है, और शांति का प्रतीक कौन सा रंग, ठीक है। तो हम कहेंगे इसका जो टैग है वो किस रंग का होता है, सफ़ेद रंग का या फिर वाइट रंग का होता है, ठीक है। होता है ना, मम्मी जब बिल्कुल शांत बैठी हुई है कि नहीं, अच्छा लगता है उस टाइम, हाँ अभी ठीक है, अभी मार नहीं खानी पड़ रही है। लड़कियों का पता नहीं, लेकिन लड़के तो आधे वैसे इस बात पे दांत निकालते रहते हैं, क्योंकि उनको पता है ये सच है ना, कि नहीं इधर से कभी तो आवाज़ आती है, कहाँ गया सत्यानाशी, इतने में गायब, घर से भाग जाते हैं, होता है ना। चलो, कई बार होता था क्रिकेट खेल के आते थे, उसके बाद घर ही नहीं आते थे, फिर मम्मी ढूंढने आती थी, कहाँ है, पूरे मोहल्ले में ढूंढ लिया, फिर पता लगता था दूसरों के घर ही खाना खा लिया, वहीं बैठे हैं, क्योंकि पता है घर पे गए तो खाना तो मिलेगा नहीं, मार खानी पड़ेगी, तो इसलिए वहाँ भाग जाते हैं, होता है ना ऐसे, हाँ किया हुआ है, फिर ठीक है। चलो, ये वाइट रंग का अपना जो है वो टैग है, किसका, सर्टिफाइड सीड का, ठीक है। अब यहाँ पर जो है बेटा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्या है, मेंबर ऑफ एसोसिएशन ऑफ ऑफिशियल सीड सर्टिफाइंग एजेंसी। मतलब क्या है इसका, कि अब ये जो सीड है ना, उसको सर्टिफाई करने की जरूरत पड़ेगी। इससे पहले सर्टिफाई कौन कर रहा था, खुद साइंटिस्ट कर रहा था, लेकिन अब इन सीड का क्या होता है, टेस्ट होता है, और अगर ये टेस्ट में पास होती है तभी इसको फाउंडेशन सीड कहा जाएगा, बाकी इसको फाउंडेशन सीड नहीं कहते। समझ में आ गई बात, ठीक है। मतलब क्या है कि अब हमारे टेस्ट चालू हो जाएंगे, क्या होंगे, टेस्ट चालू होंगे। ये टेस्ट कौन करता है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। कौन करता है, जो अपने एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं या उससे ऊपर के जितने भी अपने अधिकारी हैं, वो सभी जो है वो यहाँ पर इनका सैंपल लेकर भेजते हैं लैब में, और उसका टेस्ट होता है, ठीक है। वो अपने ब्रीडर सीड का या न्यूक्लियस सीड का सैंपल नहीं लेते, किसका सैंपल ले सकते हैं, फाउंडेशन सर्टिफाइड इनका लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें बेटा, सर्टिफाइड सीड क्या कहते हैं, इसको हम प्रमाणित बीज, ठीक है, क्या कहेंगे, प्रमाणित बीज कह देंगे इसको। इसको हमने क्या किया है बेटा, प्रमाणित किया है। क्या किया है, प्रमाणित। प्रमाणित कौन करेगा, प्रमाणीकरण एजेंसी करेगी, है ना। तो प्रमाणित करने वाली एजेंसी ने इसको क्या किया, प्रमाणित कर दिया। किस लिए प्रमाणित करा बेटा, कि ये किसानों तक पहुंचा दिया जाए। तो हम कहेंगे किसानों को दिया जाने वाला बीज जो है वो कौन सा है, प्रमाणित बीज है, ठीक है। लेकिन कई कई जगह फाउंडेशन सीड भी दिया जाता है, देखा है किसी ने, नहीं देखा। आप कई बार जो है वो सहकारी समिति से बीज लेकर आते हैं बेटा, उसके ऊपर एक नहीं 2 टैग लगे होते हैं, देखा है, नहीं देखा। एक तो होता है गहरे नीले रंग का और एक होता है हल्के हरे रंग का, देखा तुमने,
नहीं देखा, नहीं देखा हो तो इस बार जाके देखना, समिति में जा सकते हो, पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ जाकर देखोगे तो जिसके ऊपर एक टैग लगा हुआ है गहरे नीले रंग का वो तो सर्टिफाइड है, लेकिन जिसके ऊपर गहरे नीले रंग का और हल्के हरे रंग का लगा हुआ है ना बेटा, उसको हम फाउंडेशन सीड कहते हैं। वो फाउंडेशन सीड होता है, या तो वाइट रंग का होगा या डार्क नीले रंग का और हल्के हरे रंग का, 2 रंग के टैग लगे होंगे, उसको फाउंडेशन सीड कहा जाता है। ये अपने आसपास ही है, ऐसा नहीं सोचना सर ये बीज पता नहीं कहाँ मिलता है, ये सब अपने आसपास ही अपने गांव में बिकता है ये, ठीक है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, वहाँ पर इसको देखेंगे, ठीक है। अब बात करें बेटा ये किसानों को दिया जाएगा, तो क्या किसानों को दी जाने वाली चीज़ सबसे ज़्यादा प्योर होगी क्या? नहीं, किसानी हमें प्योर चीज़ नहीं दे रहे, तो हम उनको प्योर चीज़ क्यों देंगे, ठीक है, नहीं दे रहे हम। तो हम यहाँ पर ध्यान क्या रखेंगे बेटा, इसकी जो अनुवांशिक शुद्धता है वो, और उसके बाद हमें ध्यान रखनी है इसकी जो भौतिक शुद्धता है वो, ठीक है। चलिए, भौतिक शुद्धता जो है बेटा वो तो कितनी होनी चाहिए, 98% लास्ट, कितनी होगी 98%। लेकिन अनुवांशिक शुद्धता धीरे धीरे बढ़ती कम होती जाती है, तो पहले 99.9% थी, अब उससे और कम हो जाएगी, कितनी हो सकती है, तो हम कहेंगे सर ये भी इसके अंदर 98% हो सकती है। इंपॉर्टेंट यहाँ पर ध्यान रखना, हमने कल लाइव क्लास में भी बात करी थी, वहाँ 95% कहा था, याद है? वो क्यों कहा था वो आगे आएगा, ठीक है। अभी सर्टिफाइड के लिए ध्यान रखना है कितना है, 98% है। वो 95% उसके लिए था जो मार्केट से आप प्राइवेट कंपनी का बीज लेकर आते हो, लाते हैं ना, उसके पीछे एक बॉक्स बना होता है, उसके अंदर सारा प्राइस वगैरह लिखा रहता है, वहाँ पे लिखा होता है 95%, सर्टिफाइड सीड पर कहीं 95% नहीं होता, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है, 98% इसकी शुद्धता हो सकती है। नेक्स्ट बात करें बेटा, इसको बनाने वाला कौन है, ठीक है, मतलब एक बार पहले पैतृक बीज की बात कर लेते हैं कि इसका जो पैतृक बीज है वो पैतृक बीज कौन है, तो किससे बना बेटा, ये आधार बीज से, किससे बना, अभी हमने बात करी थी आधार बीज से बनेगा, ठीक है। कहाँ पर बनाया गया, तो इसको कौन बनाएगा बेटा, बिल्कुल हमारे वही या तो NSC या फिर कौन बनाएगा, RSSC, ठीक है। कहाँ पर बनाएगा बेटा, KVK पर या फिर किसानों के खेत पर बनाएगा, कहाँ पर बनाएगा, KVK या फिर किसानों के खेत पर। तो ये हमें इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है किस जगह बनाता है, या तो KVK के पास या फिर हमारे जो उन्नत किसान है उन किसानों के खेत पर बनाया जाता है और किसानों के पास बनाया जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसके अंदर अशुद्धता है वो और ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें बेटा, इसका जो टैग होता है ना वो किस रंग का होता है, तो टैग जो है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एजर ब्लू कहते हैं, क्या बोलते हैं, एजर ब्लू, ठीक है, या फिर सिंपल आप इसको नीला रंग कह सकते हैं, ओके। ये जो कलर होता है ना वो नीले के अंदर भी अलग अलग है, जैसे अपन मार्केट जाते हैं तो वहाँ पर अपन देखते हैं कोई कपड़े लेने जा रहा है, क्या कहता है, कोई कहता है ब्लैक कलर की शर्ट दिखा दो, तो वो ब्लैक कलर की शर्ट दिखाएगा, उसको क्या है इसमें और शेड बताओ, लाइट ब्लैक है, डार्क ब्लैक है, अलग अलग है, मैं समझ में नहीं आता वो क्या रहा है। अब ब्लैक है तो ब्लैक ही है वो, तो कोई कहे वाइट दिखाओ, वाइट में भी कहे नहीं क्रीम वाइट दिखाओ, कोई कहता नहीं बिल्कुल टाइट वाला वाइट दिखाओ, वो अलग अलग है, बस वही चीज़ है। ये है तो ब्लू, लेकिन कैसा ब्लू है, लाइट ब्लू है। इस ब्लू को हमने नाम क्या दिया है, एजर ब्लू, क्या कहा है इसको हमने, एजर ब्लू कहा है, ठीक है। और अलग अलग होते हैं, नेवी ब्लू होते हैं, पता नहीं क्या होते हैं, ठीक है, ऐसे अलग अलग है। चलिए नेक्स्ट बात करें, कौन सा रजिस्टर्ड सीड या क्या कहेंगे, पंजीकृत बीज, कौन सा बीज, पंजीकृत बीज। पंजीकृत बीज के लिए कुछ याद नहीं रखना, क्या याद रखना है, सिर्फ एक लाइन, क्या याद रखनी है, ये किसके बराबर होता है बेटा, प्रमाणित बीज के बराबर होता है, ठीक है। सारी की सारी चीजें किसके बराबर होगी, प्रमाणित बीज के बराबर होगी, प्योरिटी भी उतनी रहेगी 98%, ठीक है। इसकी भौतिक शुद्धता 98%, अनुवांशिक शुद्धता कितनी होगी 98%। इसको बनाएगा कौन, तो हम कहेंगे जो बीज एजेंसी है वो बनाएगी, ठीक है। लेकिन खास चीज जो है वो हमें याद क्या रखनी है बेटा, कि ये जो है इट इज नॉट प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, इसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया, सर्टिफाइड सीड से, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि भारत में निर्माण या फिर हम कह सकते हैं
नहीं होता, ठीक है, इसका निर्माण नहीं होगा, ठीक है। अब बात आती है सर भारत में नहीं होता तो कहाँ पर यूज होता है? यूएसए में इसका उपयोग किया जाता है, अमेरिका के अंदर इसका सबसे ज़्यादा उपयोग होगा, ठीक है। भारत में हमने इसको रिप्लेस कर दिया किससे? सर्टिफाइड से, है दोनों भाई भाई, ठीक है। बस ये अमेरिका में रहता है। बात करें कि इसका टैग किस रंग का होगा, ठीक है, तो किस रंग का होता है? पर्पल, या फिर हम कह सकते हैं बैंगनी रंग का। कौन से रंग का? बैंगनी रंग का जो है वो टैग इसके ऊपर लगाया जाता है। तो हम दोनों को पहचान सकते हैं, ठीक है। बैंगनी रंग है तो हमारे लिए कौन सा हो गया? रजिस्टर्ड सीड, और अगर एजर ब्लू या लाइट ब्लू है तो हम कह देंगे सर्टिफाइड सीड। बाकी सारी चीज़ें जो है वो दोनों की सेम है। नेक्स्ट बात करें बेटा, ये जो टैग देख रहे हैं आप, ये किसका है? ओके। अगला हम बात करें एक इम्पॉर्टेंट बीज है जिसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि आप फील्ड में रहेंगे और फील्ड में ही ये चीज़ देखने को मिलती है, ठीक है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं बेटा TFL। क्या बोलते हैं? TFL। फुल फॉर्म याद रखना, क्या कहते हैं? ट्रूथफुल लेबल्ड सीड। क्या कहते हैं इसको? हिंदी में बात करें तो इसको हम कहते हैं सत्य प्रमाणित बीज। क्या कहा जाता है? सत्य प्रमाणित बीज। तुम में से कोई कोर्ट में गया कभी? नहीं गए? अच्छा, मूवी में तो देखी होगी। हाँ, उसमें मुलजिम को लेकर आया जाता है, फिर उसके सामने किताब लाई जाती है गीता, और कहा जाता है कि इस पर कसम खाओ। क्या कसम? जो कहूँगा सच के सिवा, और वो कहता क्या है? झूठ। बस, ठीक है। तो ये वही है सत्य प्रमाणित बीज। कंपनी क्या कहती है, या फिर जिसने भी बनाया वो क्या कहता है कि मैं ये प्रमाणित करता हूं कि इसके ऊपर जो भी लिखा है वो सत्य है। पर वो होता क्या है? नहीं होता बेटा, सत्य ही होता है। अगर झूठ हुआ ना तो वो कंपनी बर्बाद है, उसको आगे नहीं चलने दिया जा सकता मार्केट में, ठीक है। उसके ऊपर डायरेक्ट केस होता है, ठीक है। इसीलिए सत्य होना जरूरी है, वो हमेशा सत्य होगा। नहीं होगा तो वहाँ पर कंपनी या फिर जो भी एजेंसी है उसके लिए दिक्कत हो जाती है, ठीक है। पहली चीज क्या आती बेटा कि ये सत्य प्रमाणित बीज जो है ना, ये बनाता कौन है? तो हम कहेंगे सिंपल सा, कौन बनाता है बेटा? प्राइवेट कंपनी बनाती है। कौन बनाती है? प्राइवेट कंपनी, या कई बार जो है हमारी जो गवर्नमेंट जो कंपनीज है वो भी बनाती है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो प्राइवेट कंपनीज जो है वो बनाती है इसको, ठीक है। आप मार्केट में जाते हैं, सिंजेंटा की मक्की है, ठीक है, मक्का लेने जा रहे हैं तो किसकी मिल रही है? सिंजेंटा की मिल रही है, ठीक है। या फिर आप उड़द मूंग ले जाते हैं तो स्वाति नाम से जो ब्रांड है उससे मिलता है, ठीक है। या फिर आप बहुत सारे हैं, ऐसे तो हजारों नाम अपन ले सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग कंपनीज जो है उन्होंने अपना बना रखा है, जैसे वेस्टर्न बायो सीड्स लिमिटेड है, वो है, तो अलग अलग है। अब ये जितनी भी अपने फार्मर्स के मतलब ये जो कंपनी है ना, ये कंपनीज जो है वो इनको बनाकर बेचती है। अब एक बात बताओ, ये कंपनी क्या कर रही है, उसका एक्चुअली में जो मीनिंग है वो देख लें। ये क्या करती है? कुछ किसानों को सिलेक्ट करती है, बड़े किसान जो है, ठीक है, उनको कहती है आपके पास 10 हेक्टेयर ज़मीन है तो 10 हेक्टेयर ज़मीन हमें दे दीजिए, इस 10 हेक्टेयर का पूरा ध्यान हम रखेंगे, ठीक है। जितना भी प्रोडक्शन होगा उस प्रोडक्शन का एक पार्ट आपका होगा, एक पार्ट हमारा होगा, ध्यान हम रखेंगे, काम हम करेंगे सारा इस 10 हेक्टेयर पर। खरपतवार हो जाएंगे तो खरपतवार हम हटाएंगे, इंसेक्ट आ गया तो हम हटाएंगे, डिजीज़ आ गई तो हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, आप घर पे आराम करो, ठीक है। तो ये कंपनीज क्या करती है, वहाँ पर बड़े बड़े फार्म्स जो हैं उनको अपने अंडर लेके और वहाँ पर क्या करती है बेटा? सीड प्रोड्यूस करती है, ठीक है। और फिर कोशिश ये करती है कि इनके अंदर सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल कैसी हो? सर्टिफाइड सीड की तरह। किसकी तरह? ठीक है। इसीलिए हमने इसको क्या कहा? सत्य प्रमाणित बीज कहा, ठीक है, कि बिल्कुल सर्टिफाइड सीड की तरह हमें उसको प्रोड्यूस करना है, ठीक है। और प्रोड्यूस करने के बाद फिर उसको सही से सुखाया जाता है, उसकी ट्रीटमेंट की जाती है और फिर उसकी पैकिंग करके मार्केट में बेच दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट बेटा वो क्या है कि ये जितनी भी प्राइवेट कंपनीज है ना, इनका जो टैग अलग से बना हुआ है, वो टैग जो है वो अपने लिए थोड़ा सा अलग रंग का दे दिया गया। हमने अभी तक ब्लू कलर, बैंगनी कलर, गोल्डन कलर, वाइट कलर की बात करी। इसका जो टैग होता है ना बेटा, उसको हम बोलते हैं ओपल ग्रीन। क्या कहते हैं? एप्पल ग्रीन नहीं है, क्या है? ओपल ग्रीन,
ठीक है। ओपल ग्रीन का मतलब क्या होता है? हल्का हरा रंग। कैसा रंग? हल्का हरा रंग। ये दिख रहा, देखा तुमने ऐसा कल देखा है ना? जो सीड है उस सीड के पीछे एक बॉक्स बना होता है। ऐसा नहीं कि टैग ऊपर से लगाया जाता है, नहीं लगाया जाता, प्रिंटेड होता है, देखा है ना? तो यही जो टैग है इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रूथफुल लेबल सीड का टैग कहा जाएगा। इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें लिखी होती है बेटा, ठीक है। कौन कौन सी है? वैरायटी का नाम आ गया, इसका लेबल नंबर, लॉट नंबर, जर्मिनेशन परसेंटेज, ठीक है, डेट ऑफ टेस्टिंग, डेट ऑफ पैकिंग, डेट ऑफ एक्सपायरी, कितना वेट है, एमआरपी है। इसके अलावा ये तो छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये चेंज हो जाए कोई दिक्कत नहीं। मेन जो चीज़ है बेटा वो क्या है? फिजिकल प्योरिटी कितनी होती है, ठीक है। जेनेटिक प्योरिटी जो है वो कितनी होती है, दूसरी क्रॉप के कितने सीड हैं, इनर्ट मैटर मतलब मिट्टी कंकर जो है वो कितना हो सकता है इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें मॉइस्चर परसेंटेज दिया हुआ होगा, और केमिकल्स जो हैं वो यूज़ कौन से किए हुए हैं। इतनी सारी चीज़ें इसके ऊपर लिखी होती हैं। हमने कितनी पढ़ी आज तक? एक भी नहीं। हम तो रेट भी नहीं देखते क्या लिखा हुआ है, हाँ एमआरपी नहीं देखते है ना, हम तो सीधा ले गए। तो उस पर लिखा हुआ भी होता है ना, तो बेटा क्या होता है, हाँ इसके ऊपर 2000 रुपये लिखे हैं, और फिर हमसे जो दुकानदार है वो 1800 रुपये मांग रहा है, तो हम राजी राजी 1800 रुपये दे के आ जाते हैं, अरे वाह मज़ा आ गया, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर देखना ही भूल जाते हैं कि और क्या चीज़ें हैं। इसकी बहुत सारी टेक्निक्स है। मैं भी अब जब वहाँ गया हूँ तब जाकर मुझे डिपार्टमेंट में जाने के बाद पता लगा है कि हाँ क्या क्या चीज़ें इसमें पढ़नी चाहिए, नहीं पढ़नी चाहिए। अब ये हो गया कि अब ऐसा अगर किसी ने कुछ किया है तो वो नहीं बच सकता, ठीक है, अगर कुछ गलत किया है तो, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा क्या लिखा है? नेम ऑफ केमिकल यूज्ड कार्बन डेजिम। क्या लिखा है? कार्बन डेजिम क्या है? कीटनाशी है, कवकनाशी है, या खरपतवार नाशी है, या बरूथी नाशी है, या मोलस्क नाशी है? क्या है कार्बन डेजिम? अच्छा, कितने लोग कहते हैं कवकनाशी है? ठीक है। कितने लोग कहते हैं कीटनाशी है? कितने लोग कहते हैं शाकनाशी है? बाकी नहीं कहूँगा क्योंकि बाकी गलत है, ठीक है। क्या है ये? कवकनाशी है। क्या है? कवकनाशी। अब बेटा ये चीज़ जो है वो मार्केट में सबको दिख रही है, तो क्या आपसे नहीं पूछ सकता? क्या सोच के देखो, आपके एग्जाम में नहीं आ सकता क्या ये कार्बन डेजिम क्या है? इतना छोटा सा क्वेश्चन तो पूछ ही सकता है ना, ठीक है। तो 2-4 नाम याद करने होते हैं, ध्यान रखना, नहीं पता हो तो कॉपी के ऊपर लिख लो, कार्बन डेजिम क्या है? कवकनाशी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर ये तो रहने दो, ये काम का नहीं है, ठीक है। तो ये अपने इस जो सीड क्लासेस है वो मैं बता रहा हूँ पूरा। ये जो सीड क्लासेस ये कंप्लीट हुई, एक बार इसके अंदर देख ले टैग के अंदर क्या चीज़ है। लॉट नंबर जो है वो क्या है बेटा, कि जब हमारी पैकिंग है, मान लिया हमारी पैकिंग जो है वो 1 किलो की है, कितने की है? 1 किलो की, ठीक है। अब किसान का खेत कितना था? 10 हेक्टेयर। 10 हेक्टेयर में से जितना भी बीज आएगा वो एक ही बीज कहलाएगा। मान लिया हमने वहां से कितना बीज आया? 10 क्विंटल आया। कितना है? 10 क्विंटल। 10 क्विंटल में 1 किलो के कितने पैक बनेंगे? 10 क्विंटल कितना हुआ? 1000 किलो। कितना? तो कितने पैक बनेंगे? 1000 पैकिंग होगी किसकी? 1 किलो की। समझ में आ गई बात, ठीक है। वो सभी 1000 जो बैग हैं उनके ऊपर एक ही नंबर डलेगा, उसको लॉट नंबर कहते हैं, ठीक है, कि ये सभी एक ही बीज है, वो लॉट नंबर कहलाता है, ठीक है। अब इसके बाद समझने वाली एक और चीज़ आती है बेटा, इसके अंदर कौन सी? एक्सपायरी डेट या वैलिड अप टू। किसान जब भी जाता है कभी भी ये चीज़ देखकर नहीं लाता, ठीक है, देखकर लाते हैं नहीं लाते। तो हमें जब भी बीज लेकर आना है कभी भी उसकी एक्सपायरी देखे बिना नहीं लानी है, ठीक है। दिक्कत क्या आती है? कई बार जर्मिनेट नहीं होता। पैसे तो उतने लग रहे हैं ना अपने, नया लेके आओगे या पुराना लेके आओगे, पैसे तो चेंज होंगे नहीं, ठीक है। तो वैलिड अप टू जो है वो अपन को देखना चाहिए। फिर इसके बाद जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर आती है बेटा, एक आती है डेट ऑफ पैकिंग और डेट ऑफ टेस्टिंग, कि इसको पैक कब किया गया, टेस्ट कब किया गया और इसकी एक्सपायरी कब है। ये 3 डेट जो है वो तुम्हें देखनी आनी चाहिए जब आप फील्ड में है तो, ठीक है। सिंपल सी चीज़ क्या है बेटा, जो यहाँ पर डेट ऑफ पैकिंग लिखी हुई है ना और डेट ऑफ एक्सपायरी लिखी हुई है, ठीक है। 2 चीज़ है, एक तो है डेट ऑफ पैकिंग, एक है अपने पास डेट ऑफ एक्सपायरी, ठीक है। इनके बीच में कम से कम कितना गैप होना चाहिए? 9 मंथ्स का गैप होना चाहिए,
ठीक है। अगर ये गैप जो है, ठीक है, ये गैप अपना 6 मंथ से कम होता है, किससे कम होता है, 6 मंथ से कम होता है, तो हमें वो सीड परचेज नहीं करना चाहिए। क्या मतलब होगा, 6 महीने से कम वैलिडिटी का अगर बीज है तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये बीज जो है वो पिछले साल का है और इसे इस साल वापस पैक कर दिया गया है, ठीक है। कंपनी यहाँ झूठ तो लिख नहीं सकती, उसने क्या कहा, सत्य प्रमाणित बीज, तो जो लिखा हुआ है वो सत्य होगा, वो गलत नहीं होगा। तो इसीलिए वो क्या करती है, डेट ऑफ पैकिंग कर देती है। जैसे आज मान लिया, आज कितनी तारीख हो गई, ठीक है, अपन मान लेते हैं 1/9/2022, ठीक है, अगले महीने की पहली तारीख, इस दिन उसकी पैकिंग कर दी गई। अब अगर पिछले साल उसको पैक किया था उन्होंने, इस साल वापस खोल के फिर वापस पैक कर दिया, तो वैलिडिटी कम होगी या नहीं होगी, होगी। तो वो क्या करती है, यहाँ से 3 महीने या 5 महीने गिन लो आप, तो वो क्या कह देगा, इसके अंदर 1/4/2023 तक इसकी वैलिडिटी है। कितने महीने हो गए बेटा, 6 महीने, कितने महीने हुए, 6 महीने। तो हम कहेंगे 9 महीने का पूरा हमारा जो सीड है वो 1 साल तक तो रहता है ना, कम से कम घर में भी तो नॉर्मली रखते हैं। अब उसने वैलिडिटी कितनी दे रखी, 6 महीने की, ये क्या मतलब हुआ, सही बात है ना, है या नहीं है। तो ये चीज़ देखेगा कौन, कौन देखेगा, किसान देखेगा, देखता है किसान, नहीं देखता बेटा, तो हमें देखना पड़ता है। किसको देखना पड़ता है, हमें, ठीक है। अपना जो डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट को ये चीज़ देखनी पड़ती है, चेक करनी पड़ती है, सैम्पलिंग करनी पड़ती है, ठीक है, वो करते हैं। उससे पता लगता है कि जो कंपनीज़ है वो कंपनीज़ कहीं किसी के साथ कोई धोखा तो नहीं कर रही है। बेचारा किसान लेकर जाए, इतनी मेहनत से कमाए हुए अपने पैसे, बीज लेकर जाए और उसके बाद में पता पड़े जर्मिनेट ही नहीं हो रहा, ठीक है, या फिर वैरायटी दे रखी है बीटी कॉटन और उसमें कीड़े कीड़े लग रहे हैं, फिर क्या मतलब रहा, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए ये जो है वो किया जाता है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करें बेटा इसके अंदर, ओके, वैरायटी के लिए है आगे, तो वो हमें नहीं देखना है। नेक्स्ट जो हमें बात करनी है वो किसके बारे में, हार्वेस्ट इंडेक्स के बारे में। किसके बारे में, हार्वेस्ट इंडेक्स, ठीक है। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, कटाई सूचकांक। क्या कहा जाएगा, कटाई सूचकांक कहते हैं, ठीक है। ये टॉपिक जो है वो है तो वैसे एग्रो के अंदर अलग चीज़ का है, लेकिन जब हम सीड की बात कर रहे हैं तो हार्वेस्टिंग के बाद ही हो रहा है, तो इसीलिए अपन यहीं पर बात कर रहे हैं। पहली चीज़ हमें ध्यान क्या रखनी है कि हार्वेस्ट इंडेक्स जो है वो दिया किसने था, ठीक है। तो हमें इनका खोज करता पता होना चाहिए किसने दिया, तो कौन था, डोनाल्ड। कौन था, डोनाल्ड ट्रंप नहीं थे, ठीक है, सिर्फ डोनाल्ड याद रखना है। क्या याद रखना है, डोनाल्ड, ठीक है। तो डोनाल्ड नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने बताया था। दूसरा, इन्होंने इसका फॉर्मूला भी दिया, उन्होंने कहा किसको अपन कहेंगे, तो उन्होंने कहा हार्वेस्ट इंडेक्स जो है ना वो क्या होता है बेटा, हम कह सकते हैं आर्थिक उपज और कुल उपज का रेशो होता है। क्या होता है, आर्थिक उपज और कुल उपज का रेशो होता है। इसको अपन क्या कहते हैं, हार्वेस्ट इंडेक्स, ठीक है। समझ में आ गई बात। चलिए अब ये क्या चीज़ है इसको समझ लो, क्योंकि न्यूमेरिकल बनता है इसके ऊपर, बहुत सिंपल सा, और अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो हमारा वो क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। कैसे बेटा, जैसे आपने गेहूं की फसल लगाई, ठीक है, आपने उसका पूरा हार्वेस्टिंग तक वेट करा। अब आप जब उसको हार्वेस्ट करते हैं, कंबाइंड हार्वेस्टर से आपने हार्वेस्ट किया या थ्रेशर जब आप करते हैं, तो आपके पास 2 चीज़ें निकलती हैं। कौन सी, एक तो होगा बीज और एक होगा भूसा, या फिर हम उसको चारा कह सकते हैं, वो अलग हो गए, ठीक है। अब अपने पास ये 2 चीज़ें हैं, इन दोनों में से जब हम इनको कंपेयर करें तो वजन किसका ज़्यादा होगा, जो भूसा बना है उसका वजन ज़्यादा होता है, वो क्विंटल्स के अंदर ज़्यादा है। लेकिन बात करें मार्केट में प्राइस की, तो वो ज़्यादा किसकी है, बीज की है। किसकी है, बीज की, या अनाज जो मिला आपने उसकी ज़्यादा वहाँ पर हमें प्राइस मिलती है। तो अपने पास 2 अलग अलग चीज़ें मिल गई बेटा, एक जो है जिसकी प्राइस क्या है, ज़्यादा है, और एक जिसकी प्राइस कम है। सेम फसल से ही मिला हमको। जैसे मक्का की बात कर लो, मक्का से भी क्या मिलेंगे, दाने मिलेंगे और बाकी चारा मिल जाएगा अपन को, है ना।
तो इसी तरह हर फसल से हमें ये दो प्रकार की चीज़ें जो है वो मिलती हैं, ठीक है। जिससे ज़्यादा पैसे मिलेंगे उसको क्या कहेंगे, आर्थिक उपज, क्या कहेंगे, और जिससे कम पैसे मिलते हैं उसको हम क्या कहेंगे, अनार्थिक उपज। जो आर्थिक नहीं है वो आर्थिक उपज नहीं होगी अपनी, वो अलग होगी। और आर्थिक उपज का कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया। अब कोई डाउट किसी को, डाउट हो तो पूछ लो बेटा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर डाउट क्रिएट कब होता है, जब हम रिजका लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ठीक है, रिजका को काट लिया। अब बताओ उसमें आर्थिक और अनार्थिक उपज का है, सोच के बताओ। गाय के लिए रिजका काट लिया, ठीक है, अब उसमें आर्थिक उपज कौन सी है और अनार्थिक उपज कौन सी है? वो पूरा ही आर्थिक उपज ही है, उसमें अनार्थिक उपज नहीं होती है। आप कहाँ से काटते हो उसको, जमीन के जस्ट ऊपर से काटते हो ना, ठीक है। नीचे क्या है, जड़ें, वो तो आपने काटी नहीं, वो तो जमीन में ही है ना, लेके थोड़ी गए घर पे। क्या लेके गए, जमीन से जस्ट ऊपर जितना भी पोर्शन था वो सारा घर ले गए। घास क्या उसमें से छोड़, वो क्या गाय क्या उसमें से छोड़ देती है क्या, कुछ नहीं, सब खा जाती है। इसका मतलब पूरा का पूरा आर्थिक उपज था। आप मार्केट में ले जाकर बेचोगे तो ऐसा थोड़ी नीचे से तोड़ के दे देगा, नहीं ये काम का नहीं है, बाकी ऊपर से वो इसका काम का, पूरा का पूरा बिकेगा। तो आर्थिक उपज क्या हुई, 100%। कितनी हुई, समझ में आ गई बात। दूसरा अपन बात करें जैसे पालक है, ठीक है, पालक की बात करें तो पालक में क्या करते हैं बेटा, पत्ते बेचते हैं उसके, ठीक है, और उसमें उगता क्या है, पत्ते ही तो उगते हैं, ठीक है। तो वो सारे पत्ते हमने दे दिए, वो सारा काम आ गया बेटा, तो उसमें भी आर्थिक उपज कितनी हुई, 100%। या फिर जैसे बात करें टोबैको की, तंबाकू की, तो उसके अंदर हमारा जो आर्थिक उपज है वो क्या है, पत्तियां हैं, ठीक है। अब पत्तियां ही हम हार्वेस्ट कर रहे हैं, उसका डंठल हार्वेस्ट नहीं किया जाता, उसका डंठल तो हार्वेस्ट करके उसको हम खेत से हटा देते हैं, बेचते नहीं है। क्या बेचेंगे, सिर्फ उसकी पत्तियां। तो उसमें से आर्थिक उपज क्या मिली, पत्तियां मिली, तो वो कितनी हुई, 100%। कितनी हुई, 100%। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। कुछ ऐसी फसलें होती हैं जिनके अंदर आर्थिक उपज है वो क्या होती है, 100% होती है। जो भी आप ले जाओगे वो पूरी आर्थिक उपज है। लेकिन कुछ फसलों में जहां पर हमें चारा मिलता है या भूसा मिलता है, उसके अंदर क्या होगा, आर्थिक उपज अलग होगी और अनार्थिक उपज क्या होगी, अलग होगी। समझ में आ गई बात। और जब हम आर्थिक और अनार्थिक उपज दोनों को मिला देंगे तो वो क्या बन जाएगी, हमारी कुल उपज। क्या बन जाएगी, कुल उपज। कोई डाउट इसके अंदर किसी को नहीं। चलिए अब बात करते हैं कि हमारा जो ये कटाई सूचकांक है, इसकी वैल्यू जो है वो कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कहाँ से होती है बेटा, 0 से लेकर 1 तक हो सकती है। कितनी हो सकती है, -0 नहीं है, ये 0 है सिर्फ, ठीक है। कितना है, 0 से लेकर 1 तक होगी। समझ में आ गई बात, कोई डाउट इसके अंदर नहीं। नेक्स्ट इसके अंदर बात करें, यहाँ पर हमें दिया हुआ कुछ जो छोटी चीज़ें हैं इसकी बात कर ले। एक तो है अपने पास सर्वाधिक कटाई सूचकांक, कि सर्वाधिक कटाई सूचकांक किसका होगा, तो हम कहेंगे किसका होगा बेटा, चारे वाली फसलों का। किसका होगा, चारे वाली फसलों का होगा, क्योंकि उसमें हम सारी की सारी चीज़ें बेच देते हैं, वो खिला दिया जाता है, ठीक है। या फिर हम कहें जो भी हमारी पत्तीदार फसलें हैं, कौन सी, पत्तीदार फसलें जिसमें हमें पत्तियां उपयोग करनी है वो, या फिर लास्ट याद रखना तंबाकू, ठीक है। इनके अंदर क्या होगा, कटाई सूचकांक 100 होगा। मतलब 100 का मतलब हम कह सकते हैं 1 होगा। कितना होगा, 1 मैक्सिमम होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें सर, सर्वाधिक है तो फिर न्यूनतम तो हो गई, होगा नहीं होगा बेटा, सर्वाधिक है तो फिर न्यूनतम भी होगा। तो न्यूनतम कटाई सूचकांक किसका होता है, तो हम कहेंगे दलहनी फसलों का। किसका होता है बेटा, दलहनी फसलों का कटाई सूचकांक है वो सबसे कम होता है। क्यों, क्यों कम होगा, दलहनी फसलें पता है तुम्हें, उड़द मूंग चवला देखा है तुमने, उसका कटाई सूचकांक कम होता है। क्यों होता है, सोच के बताएं। तो उससे क्या हो गया, एक फली में तो अच्छे खासे बीज होते, फिर सोच के बताओ। खेत में गए हो कभी तुम, गए हैं ना, फिर बताओ, तुम्हें पता है
सब पता है बेटा अपन, ये सारी चीज़ें अपने आसपास की है, अपन कोई अलग चीज़ नहीं पढ़ रहे। ठीक है, आपने गेहूं का पौधा देखा है, मूंग का पौधा देखा है, देखा है ना, दोनों में देखो फैला हुआ कौन है ज़्यादा, बस आ गया आंसर। उनका फैलाव ही इतना ज़्यादा है, उनके अंदर मिलने वाला चारा इतना ज़्यादा है कि वो बीज जो है वो उसके मुकाबले बिल्कुल थोड़े से ही होते हैं, ये कारण है। ठीक है, दूसरा कारण क्या है बेटा कि जब उसको हार्वेस्टिंग पर आ गया और अगर आपने कटाई करने में 2 दिन की भी देरी कर दी ना तो वो सारे की सारी फलियां जो है वो फट जाती है और सारे बीज गिर जाते हैं। ठीक है, उससे फिर हमें फिर नुकसान हो गया, इसीलिए इनका कटाई सूचकांक सबसे कम होता है। और अगर बात करें दलहनी फसलों में भी सबसे कम कटाई सूचकांक किसका है तो हम कहेंगे किसका होता है बेटा, अरहर का होता है। किसका होता है, अरहर। कितना होता है, 19%। कितना होता है, 19% होता है, या फिर आप इसे कहना चाहें तो 0.19 होता है। कितना होता है, देखो अगर बेटा यहाँ पे आपने इंटू 100 लगा दिया ना, आर्थिक उपज डिवाइडेड बाय कुल उपज इंटू 100, तब तो ये परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपने इंटू 100 नहीं लगाया तो फिर ये परसेंटेज में नहीं आएगा, बस इतना सा है। ठीक है, उस टाइम हमने इसको कितना लिखा, 0 से लेकर 1 तक। देखना कितना है बेटा, 0.19, 0 से ज़्यादा है और 1 से कम है, आ गया आंसर। ठीक है, कोई डाउट इसके अंदर अब किसी को नहीं? तो चलिए फिर एक क्वेश्चन का आंसर दे दो। सर वो मत पूछा करो, बस वही नहीं आता है। ठीक है, चलिए कौन सी फसल फेवरेट है तुम्हारी? फेवरेट कोई क्रॉप तो होगी तुम्हारी, मक्का। ठीक है, सोयाबीन, हाँ एक ही होती है फेवरेट बेटा, 3-4 नहीं होती। चलो मक्का की फसल लगाई किसान ने। बात करें इससे तो मक्का जो है उससे उसे 2 चीज़ें प्राप्त हुई। एक तो प्राप्त हुआ चारा। ठीक है, चारे की बात करें तो 1 हेक्टेयर की फसल उसने लगाई थी। 1 हेक्टेयर में मक्का से कितना चारा मिल जाता बेटा? अच्छा बीज कितने मिल जाते हैं, चलो चारा रहने दो, ये गाय भैंस का मैटर है, वो बताएंगे। ठीक है, अपन रोटी बना के खाते हैं, है ना, तो उससे कितना अनाज मिलता है 1 हेक्टेयर मक्का से, वो बता दो लगभग एवरेज। 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो, कितना मिलता है? लगभग 15 क्विंटल के आसपास अपन कह सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर मान लिया बेटा चारा जो है वो हमें कितना मिला, यहाँ से 30,000 किलो। कितना मिला, 30,000 किलो। और जब बात की गई यहाँ पर उसके अंदर हमें कुल उपज की पूरी उपज जो है वो कितनी हमें मिली थी, तो हमने कहा कितनी मिली बेटा, 50,000 किलो हमारी कुल उपज हुई थी। इसका हार्वेस्ट इंडेक्स जो है वो ज्ञात करें। चलो सॉल्व करो। क्या देख रहे हो, मेरी शक्ल पे नहीं लिखा हुआ है आंसर, यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। करो अब, अभी तुमने फॉर्मूला देखा है, फॉर्मूला लिखा है, अब जल्दी से उसका आंसर दो। फॉर्मूला नहीं लिखा हो दोनों तुमने तो वापस मैं बता देता हूँ। फॉर्मूला क्या है बेटा, आर्थिक उपज डिवाइडेड बाय कुल उपज इंटू 100 कर लो तो ज़्यादा बढ़िया है, तुम्हारा आंसर और अच्छा आएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब जल्दी से बता दो, एग्जाम की बात करें तुम्हारे पास 1 मिनट है। हाँ बेटा, ओके।
ओके 1 मिनट कंप्लीट। एग्जाम में बोलने भी नहीं दिया जाता, पता है तुम्हें? अगर ऐसे बोलते हैं तो तुम्हें चीटिंग के केस में अंदर कर दिया जाएगा। इधर उधर देख भी नहीं सकते हैं ना, 2-3 मिलके सॉल्व कर सकते हैं कि न्यूमेरिकल आ गया कोई नहीं आ जाओ 4-5 मिलके सॉल्व करते हैं, ऐसा भी नहीं, अकेले करना पड़ेगा। हाँ कोई दिक्कत नहीं, जो आंसर आ रहा है बताओ ना, क्या दिक्कत है? ओके 60% आ रहा है। और कुछ आ रहा है किसी के? 4 ऑप्शन तो वैसे नहीं आएंगे, 2 ही आंसर आएंगे इसके अंदर, ठीक है। एक तो 60% आ गया, और ठीक है, मुझे तुम सब पर गर्व है, ठीक है। ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। क्या आंसर है वो देख लो। ये फॉर्मूला समझ में आ गया तुमको? बस यही चीज़ है, वो समझना था। इसको अच्छे से देखना बेटा। क्या है, जोर से बोलो, क्या लिखा है? क्या लिखा है? आर्थिक उपज। डिवाइड किससे करना है? ठीक है, क्या है वापस बोलो? आर्थिक उपज। डिवाइड किससे करना है? कुल उपज से। चलिए अब मेरे को इसका आंसर ज्ञात करना है, तो पहले मुझे 2 चीजें चाहिए। एक तो चाहिए कुल उपज, लिखी हुई है क्या? कितनी है बेटा? ओके चलिए, दूसरी क्या चाहिए? लिखी हुई है क्या? तो निकालनी पड़ेगी, है ना। कैसे निकालेंगे सर? कुल उपज है, उसमें से माइनस कर दो, आ जाएगी आर्थिक उपज, है कि नहीं, है ना। यही होगा। तो मैंने क्या करा, 50,000 जो है उसमें से माइनस कर दिया 30,000। कितना बच गया बेटा? 20,000। अब क्या करना है? डिवाइड ही तो करना है। ये रहा सर 20,000, डिवाइड किससे कर दो? ये रहा सर 50,000। 3 0 3 0, चौथा 0 ये कट गया, कितना बच गया? 2/5। डिवाइड करना आता है? ठीक है, करो डिवाइड। कितना है? 0.5। वेरी गुड। 0. तो 20 आ गया। कितना आया? अरे मल्टीप्लाई करो, 5 के पहाड़े में 20 कितनी बार आता है? आ गया आंसर। कितना आ रहा था अपना? कहाँ से आया ये? बेटा मैंने इतनी देर यही चीज समझाई कि चारा है वो आर्थिक उपज नहीं है। उसे भैंस खाएगी, गाय खाएगी, हम नहीं खाएंगे, ठीक है। उसको मार्केट में बेचेंगे तो 1 रुपए किलो 2 रुपए किलो में बिक जाएगा ज़्यादा ज़्यादा, लेकिन बीज है वो कितना रुपए किलो बिकता है पता है तुम्हें? मक्का का बीज मार्केट में क्या प्राइस है, कौन बताएगा? लगभग बता दो तुम, तो कोई दिक्कत नहीं। 12 क्या करोड़? 12 रुपए किलो बीज पूछ रहा हूं मैं। बीज मार्केट में बीज जो मक्का का मिलता है वो कितना सस्ता मिलता है? अच्छा चलो हाँ बिल्कुल सही। कितने किलो की पैकिंग आती है? 5 नहीं 4 किलो की आती है, ठीक है। 4 किलो की पैकिंग आती है। मिनिमम से मिनिमम जो है उसकी प्राइस आपको 800 से 1000 रुपये देनी पड़ती है, और मैक्सिमम जो है वो मत पूछो, 2000 के ऊपर भी जाता है, ठीक है। तो 4 किलो के कितने दे रहे हो? 2000 रुपये अगर मान के चलो ना, तो 500 रुपये किलो बीज बिकता है। कितना? चारा कितने रुपए किलो बिकता है? 2 रुपए किलो, या ज़्यादा अभी थोड़ा महंगा हो गया था, शायद 5 या 6 रुपए किलो तक पहुंच गया था, 10 तक पहुंच गया। तो भी एक है 500 रुपये किलो, एक है 10 रुपये किलो। तो जो ज़्यादा महंगा बिक रहा है वो अपनी आर्थिक उपज होगी। यही चीज़ अपन को समझनी है, वरना ये इतना सा क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन कोई हार्ड क्वेश्चन है नहीं है, लेकिन हमको यहाँ पर आर्थिक उपज निकालनी है। ज़्यादातर ने तो ये कर, अरे सर इतना सिंपल क्वेश्चन, ये लो अभी 30,000 डिवाइडेड बाय 50,000, कितने लोगों ने कराया ये बताना जरा। जो बोलूंगा सत्य बोलूंगा। कितने लोगों ने 30,000 डिवाइडेड बाय 50,000 किया? कोई बात नहीं, शर्माने की जरूरत नहीं है। अपन को एग्जाम में ये नहीं करना है बस, ठीक है। यहाँ पे हो गलती हो कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ नहीं कहे, लेकिन एग्जाम में हो गया बेटा तो अपने 4 नंबर ऐसे कैसे चले जाएंगे, समझ रहे हो इस चीज़ को, ठीक है। और ये ऐसे क्वेश्चन नहीं है जिसको अपन गलत करें, ठीक है। चलिए अच्छा है, तो फॉर्मूला है ना। नेक्स्ट बात करें बेटा, एक जो अपना क्वेश्चन बनता है वो किस पे बनता है? सीड रेट पर। किस पे बनता है? सीड रेट पर, बीज दर पे। चलो बीज दर की अपन पहले बात कर लेते हैं बेटा। बीज दर क्या होती है?
तो जब आप किसी एक एरिया के अंदर, ज़्यादातर हम 1 हेक्टेयर लेकर चलते हैं, ठीक है, सिंपल हम कहेंगे कि 1 हेक्टेयर क्षेत्र में उपयोग किया जाने वाला बीज जो है उसको हम क्या कहेंगे बेटा, बीज दर कहेंगे, ठीक है। 1 हेक्टेयर की फसल लगाने के लिए जितना बीज चाहिए उसको क्या कहा जाएगा, बीज दर। अभी समझा रहा हूँ पर नहीं समझ में आता है, इसलिए ध्यान से सुन लो क्या कह रहा हूँ। 1 हेक्टेयर में जितना बीज लगाया जाएगा उसको क्या कहेंगे, बीज दर, ठीक है। सिंपल सी एक लाइन याद रखनी। दूसरा जो है बेटा वो अपन को क्या ध्यान रखना है कि अगर अपने पास 2 तरह की फसलें हैं जिसके अंदर एक का बीज है हल्का, एक का बीज है भारी, ठीक है, लेकिन इन दोनों के जो पौधे से पौधे की जो दूरी है वो दूरी कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो फिर बताएं बीज दर ज्यादा किसकी होगी, सोचो बीज दर ज्यादा किसकी होगी। चलो मक्का को कितनी दूरी पे लगाते हैं बेटा, मक्का को कितनी दूर पर लगाते हैं, मतलब मक्का के कतार से कतार और पौधे से पौधे के बीच की दूरी कितनी होती है, नहीं पता, कोई बात नहीं, 60 × 25 रखते हैं, लगभग कितनी रखते हैं, 60 × 25, ठीक है। बाजरा की कितनी रखते हैं बेटा, सेम, ठीक है। लेकिन दोनों जो हमारी फसलें हैं उसमें एक का बीज हल्का है, एक का बीज भारी है, ओके। किसका बीज हल्का है, ज्वार बाजरा, भारी की बीज किसका है, मक्का का। बीज दर जो है अब उस पे आते हैं, ज्वार की बीज दर कितनी है, बिल्कुल लगभग 5 किलो, 4 से 5 किलो प्रति हेक्टेयर। बाजरा की कितनी है, डबल कर लो और कुछ नहीं, डबल कर लो, कितनी हुई 10 किलो। मक्का की कितनी है, उसकी डबल कर लो 20, ठीक है। 15 से 20 भी है, 20 से 25 भी है, अलग अलग है ना। तो अपन एवरेज मान ले 20। तो मक्का का बीज भारी है तो उसकी बीज दर भी क्या है, ज़्यादा है कि नहीं है, ठीक है। तो हम कहेंगे अगर दूरी सेम है और बीज हल्का है तो वहाँ पर उसकी जो बीज दर होगी ना बेटा, वो बीज दर क्या होगी, कम होगी, और जिसका बीज भारी है उसकी बीज दर क्या होगी, ज़्यादा होगी। कैसी होगी बेटा, ज़्यादा होगी, ठीक है। समझ में आई बात, सिंपल सा है। अब बात आती है कि सर बीज हल्का है या भारी है, इसको जानने के लिए अपने पास क्या चीज़ जो है वो होती है। तो उसके लिए आप जानते हैं अपने पास 2 तरीके हैं, एक तो होता है टेस्ट वेट, एक होता है सीड इंडेक्स। पढ़ा हुआ है, ये तो पता भी है, एक बार इसको, ठीक है, ये तो बाद में करेंगे। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट काम आ रहा है उसको देख लें बेटा, कौन कौन सा है। एक तो अपने पास है टेस्ट वेट, कौन सा, टेस्ट वेट, जिसको आप हिंदी में परीक्षण भार कहते हैं। क्या कहते हैं, परीक्षण भार। एक जो अपने पास है बेटा वो कौन सा है, सीड इंडेक्स। कौन सा है, सीड इंडेक्स, जिसको अपन क्या कहते हैं, बीज सूचकांक। क्या कहते हैं, बीज सूचकांक, ठीक है। टेस्ट वेट जो है उसका मतलब क्या होता है, 1000 बीजों का भार। किसका भार, 1000 बीजों का भार। और अगर सीड इंडेक्स की बात करें बेटा तो ये किसका होता है, 100 बीजों का भार होता है। कितने बीजों का, 100 बीजों का भार जो है उसे कहा जाएगा, ठीक है। अब बात आती है सर ये तो 1000 बीजों का है, ये 100 बीजों का, ऐसा क्यों करा हमने। ऐसा अलग अलग क्यों ले रहे हैं सर, सबका सेम ही ले लो, क्या दिक्कत है। बिल्कुल, तुमने तो नहीं किया होगा, रहने दो, कोई बात नहीं, अपन यहाँ पर सिंपल ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो अपने पास जितनी भी फसलें हैं उनमें से अभी अपन ने बात करी 2 प्रकार की फसलें बेटा, एक जिसका बीज हल्का है, एक जिसका बीज भारी है। यहाँ पर हम बात करेंगे साइज की, कि जिसके बीज जो है वो क्या है बेटा, हम कह सकते हैं छोटे बीज हैं। कैसे बीज हैं, छोटे बीज, ठीक है। और दूसरी हम बात करेंगे जिसके अंदर कैसे बीज है बेटा, बड़े बीज हैं, जिनकी साइज जो है वो ज़्यादा है। जैसे हम बात करें
हम मार्केट से क्या लेकर आए बेटा, 1 किलो चावल और 1 किलो चना लेकर आए, ठीक है। 1 किलो चावल 1 किलो चना, दोनों का वेट सेम है। 1 किलो चना और 1 किलो चावल वेट सेम है, वेट तो सेम है, 1 किलो ही तो है, ठीक है। लेकिन अगर हम नंबर की बात करें, ठीक है, 1 किलो चावल में कितने चावल हैं और 1 किलो चने में कितने चने हैं, तो ज्यादा किस में आएंगे, आ गया आंसर। बस वही चीज यहां पर है, ठीक है। कितना करा हमने, 1000 बीज। तो जो छोटे बीज है ना वो ज्यादा यूज करोगे तब उसका वजन बनेगा, ठीक है। सिंपली मान लेते हैं, 1 मुट्ठी हमने क्या ले लिया चावल, 1 मुट्ठी क्या ले लिया चने, दोनों को रखा, वेट कर लिया, वजन लगभग सेम आ गया। लेकिन नंबर काउंट करेंगे तो ज्यादा नंबर चावल के होंगे, कम नंबर किसके होंगे, चने के। इसका मतलब जितना वेट 1 किलो चावल लाने के लिए होगा उतना वेट 1 किलो चने जो है वो लाने के लिए होगा। लेकिन नंबर की बात करें तो 1 किलो चने में जितने नंबर हैं, चने के बीज हैं, वो कम आएंगे और चावल में कितने आएंगे, ज़्यादा आएंगे। बस वही चीज़ अपन ने करी है। तो वेट दोनों का सेम अगर अपन ने कर दिया तो ज़्यादा बीज किसके होंगे, जो छोटे बीज हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़े से ज़्यादा बीज रख लेते हैं ताकि वेट की बराबरी की जा सके। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट इसके पीछे, ये था। छोटे बीजों की बात करें बेटा तो नाम याद नहीं रखना, जितनी भी अनाज वाली फसलें सबके लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। सीड इंडेक्स की बात करें तो इसके अंदर हम ज़्यादातर किसके लिए यूज़ करते हैं, चने के लिए, या फिर एक एक्सेप्शन है इसके अंदर मक्का जो है उसके लिए करेंगे, या फिर मूंगफली जो है उसके लिए किया जाता है, ठीक है। बट आजकल लगभग सभी बीजों के लिए हम जो है वो परीक्षण भार का ही यूज़ कर रहे हैं, टेस्ट वेट ही अपन कह रहे हैं, ठीक है। टेस्ट वेट के ऊपर जो क्वेश्चंस बनते हैं बेटा सिंपल से हैं, आपको या तो डेफिनेशन पूछ ली जाती है या फिर सार के अंदर वैसे दे रखा है, टेस्ट वेट अलग से है सबके, तो वहाँ से आप देख लो। उसके अंदर गेहूं का कितना है टेस्ट वेट, 40 ग्राम, ठीक है। बात करें चावल की या धान की कितना है, 20 कब से हो गया, 25 ग्राम। बासमती चावल का 21 ग्राम, चने का 250 250, ठीक है। काबुली चने का डबल कर दो, लगभग, ठीक है। तो कितना हुआ, 400 450 के आसपास है, ठीक है। फिर बात करें हमारे गेहूंसा का 2 ग्राम, कितना 2 ग्राम, ठीक है। या फिर हम बात करें इसके अंदर अपने मक्का है, उसका मक्का का कितना है टेस्ट वेट, 400 ग्राम के आसपास है, कितना है तो ये अपने सार में दिए हुए भी हैं, वहाँ से भी एक बार आप देख लें इसको, पूरी टेबल है, अभी पूरी टेबल बनाओ बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास सबके लिखे हुए हैं, ठीक है। तो वहाँ से इसको देखें, टेस्ट वेट पूछेगा तो उसमें से पूछेगा, बाहर से पूछेगा तो किसी को याद नहीं होते, ठीक है, कोई याद नहीं करता, इसको रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बात अपन चलते हैं अपने बीज दर के मेन कॉन्सेप्ट पर, सीड इंडेक्स के या सीड रेट के फॉर्मूले पर, ठीक है। सीड रेट का फॉर्मूला क्या है उसको एक बार समझ लेना, नहीं समझे तो हमेशा गलत होगा, कभी सही नहीं हो सकता, ठीक है। सीड रेट क्या है बेटा, हमको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो क्या लिखना है, एरिया लिखना है, क्या लिखना है, ठीक है। क्या लिखेंगे सबसे पहले, चाहे लिखा हुआ हो क्वेश्चन में या नहीं लिखा हुआ, हमको लिखना है, ठीक है, हमें लिखना पड़ेगा। दूसरा, एरिया को मल्टीप्लाई किससे करेंगे बेटा, टेस्ट वेट से, किससे, टेस्ट वेट से, ठीक है। या तो टेस्ट वेट होगा या सीड इंडेक्स होगा, ज्यादातर अपन को जो देता है वो क्या होता है, टेस्ट वेट, इसीलिए अपन टेस्ट वेट की बात करें। डिवाइड किससे कर देंगे बेटा, स्पेसिंग से, किससे डिवाइड करेंगे, हिंदी में भी इसको लिख दूंगा, एक बार इंग्लिश में समझ लो इसको। स्पेसिंग का मतलब क्या है, दूरी, क्या मतलब है, दूरी, कहाँ की दूरी बेटा, दोनों की, ठीक है, ध्यान रखना। इसके अंदर क्या आता है, रो इंटू रो, ठीक है, इंटू प्लांट, मतलब पौधे से पौधे की दूरी और कतार से कतार की दूरी दोनों आएगी, ठीक है। जैसे पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर है तो 30 इंटू पौधे से पौधे की मान ली 10 सेंटीमीटर, तो 30 इंटू 10 आएगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब ये जो अपने पास फॉर्मूला है ना बेटा, ये फॉर्मूला हमें कुछ सिखाता है, ठीक है। ये सीड इंडेक्स का फॉर्मूला नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूला किसी चीज का है, किसका है, कौन बताएगा,
जोर से बोलो, किसका फॉर्मूला है ये? क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय स्पेसिंग, बिल्कुल किसका है? पौधे ज्ञात करने का, ठीक है। एरिया अपॉन स्पेसिंग जब आप करते हो, टेस्ट वेट नहीं करोगे, एरिया अपॉन स्पेसिंग करोगे, तो उससे क्या पता पड़ेगा कि पौधा जो है वो कितने हम यूज कर रहे हैं 1 हेक्टेयर में, या जो भी अपन को एरिया दे रखा है उसके अंदर कितने पौधे आएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन पिछली बार आया था, पपीता के लिए पूछा गया था, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा इसको मॉडिफाई किया गया था कि जो पूसा नन्ना है, ठीक है, उसके 1 हेक्टेयर में कितने पौधे आते हैं? पूसा नन्ना क्या है बेटा? पपीता की वैरायटी है। कैसी वैरायटी है? ड्वार्फ वैरायटी। ड्वार्फ वैरायटी होने के साथ साथ उसको हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए यूज करते हैं, एसडीपी के लिए करते हैं ना। स्पेसिंग कितनी रखते हैं? बस आंसर अपने पास है बेटा, 1 हेक्टेयर एरिया है। 1 हेक्टेयर एरिया में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं? 10,000। डिवाइड किससे करना था? स्पेसिंग कितनी है? ठीक है, डिवाइड करके देख लो। अगर नहीं लगता है कि सर इस तरह से कैसे आएगा, तो बहुत सिंपल से है, यहाँ पे लिखा 10,000, डिवाइड कर दिया, सर मीटर के अंदर आ रहा था 1.5 इंटू 1.5, मल्टीप्लाई करना कितना आ गया? 15 इंटू 15, 15 का स्क्वायर कितना होता है? 325 होगा, ठीक है, यही होगा 325 होगा। एक बार चेक कर लो, ठीक है। 15 का स्क्वायर कितना है? 325 ही हुआ ना, ठीक है। अब इसके अंदर 2 जीरो के पास लगा तो 3.25 हो गया। कितना हो गया बेटा? 3.25, ठीक है। ऊपर कितना रहा? 10,000, ठीक है। तो हम कहेंगे कि सर 10,000 जो है डिवाइडेड बाय 3.25, यहाँ से पॉइंट हटा दिया, 2 जीरो यहाँ लगा दिए, 325 डिवाइडेड बाई 10 लाख करके देख लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये अपना आंसर था उसके अंदर। बस इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। अब जब हम यहाँ पर सीड रेट की बात कर रहे हैं, ये बात वहाँ की थी, तो इसको समझ लेना। प्लांट पॉपुलेशन कभी भी पूछ ली जाए, कभी घबराना नहीं है, बस हमें एरिया पता होना चाहिए और स्पेसिंग पता होनी चाहिए, ठीक है। डिवाइड कर दो और कुछ नहीं करना। याद रखने वाली चीज क्या है बेटा कि उनकी यूनिट जो है वो सेम होनी चाहिए। क्या सेम होनी चाहिए? यूनिट। ऐसा नहीं कि एरिया तो तुमने लिख दिया हेक्टेयर में और नीचे या मीटर में लिख रहे हो, हेक्टेयर से मीटर को काट सकते हो क्या? नहीं काट सकते सर, ठीक है। इसीलिए यूनिट सेम होनी चाहिए और कुछ ध्यान नहीं रखना, ठीक है। अब इसके बाद इसको वापस मल्टीप्लाई करना है बेटा, इस पूरे को एरिया इंटू टेस्ट वेट अपॉन स्पेसिंग। किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा? एक तो हमारा जर्मिनेशन परसेंटेज, और किससे मल्टीप्लाई करेंगे? प्यूरिटी परसेंटेज से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? प्यूरिटी परसेंटेज। ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले की खास बात क्या है वो देख लो थोड़ा सा। एरिया हमको किस में दिया होता है बेटा? हेक्टेयर में। हमको किस में बदलना पड़ेगा? मीटर में। किस में बदलना पड़ेगा? मीटर में, ठीक है। तो मीटर स्क्वायर में हम बदलेंगे, तो हम यहाँ पर 10,000 स्क्वायर मीटर इंटू एरिया 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर जो है वो लिखेंगे। स्पेसिंग जो है वो ज़्यादातर फसलों की किस में होती है बेटा? सेंटीमीटर में। किस में होती है? तो हमें उसको किस में बदलना पड़ेगा? मीटर में, क्योंकि यूनिट सेम रखनी है। जब भी फॉर्मूले में कहीं कंफ्यूजन हो जाए, एक काम करना बस इतना सा कि हमें यूनिट सेम करनी है, ठीक है। यूनिट सेम होगी तभी कटेगी, बाकी नहीं कटेगी, है ना। तो ये हमारा फॉर्मूला ही हो गया। यहाँ मीटर के अंदर वापस इसको बदलना पड़ेगा। जर्मिनेशन परसेंटेज, ठीक है, डिवाइड किससे होगा? 100 से। किससे होगा? 100 से। प्यूरिटी परसेंटेज, तो ये भी किससे डिवाइड होगा? 100 से होगा, ठीक है। एक बार इसको करके देख लें, एक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करके देखते हैं, उससे समझ में आएगा, ठीक है। तो ये अपना क्या है बेटा? सीड रेट है। इसके अंदर अगर अपन हिंदी में देखना चाहे, इसको देखना चाहो देख लो एक बार। सीड रेट का फॉर्मूला जो है वो क्या आ गया अपने पास? सबसे पहले तो क्या आएगा? क्षेत्रफल। क्या आएगा? क्षेत्रफल। डिवाइड, इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे? पहले परीक्षण भार से। किससे मल्टीप्लाई करोगे? परीक्षण भार से मल्टीप्लाई करेंगे। डिवाइड किससे करेंगे? इसको दूरी से। किससे डिवाइड करेंगे? दूरी से। दूरी किसकी है वो ध्यान रखना, पौधे से पौधे की दूरी और कतार से कतार की दूरी, ठीक है। उससे मल्टीप्लाई, डिवाइड कर दिया। फिर इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम? अपने अंकुरण प्रतिशत से। किससे? अंकुरण प्रतिशत से मल्टीप्लाई करना है। फिर किससे करना है बेटा? शुद्धता प्रतिशत से।
ठीक है, ये अपना फॉर्मूला है। इसमें कई लोग जो है वो 100, 1000 अलग अलग लगा के बताते हैं, देखा हुआ होगा, पढ़ा हुआ है तो, ठीक है। उसके अंदर कहते हैं इंटू 100 लगेगा, नीचे इंटू 1000 लगेगा। क्यों लगेगा? वो बहुत सिंपल सा है, अभी जस्ट अपने सामने वो सारी चीज़ आ जाएगी, वो यूनिट बराबर करने के लिए हो रहा है, उसका और कोई कारण नहीं है। हमको बस ये मेन पता होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद क्या चाहिए? दिमाग। क्या चाहिए? दिमाग। वो है अपने पास, है ना, ठीक है। अब होता क्या है कि मेरे साथ ऐसा हो चुका है, इसलिए बता रहा हूँ मैं। सीड रेट निकालनी थी मेज़ की, किसकी निकालनी थी? मक्का की सीड रेट निकालनी थी, ठीक है। उसके अंदर दे दिया कि 2 हेक्टेयर क्षेत्रफल है, परीक्षण भार इतना है, दूरी इतनी है, अंकुरण प्रतिशत इतना है, ये इतना है, तो बीज दर ज्ञात कीजिए। मैं उसके क्वेश्चन के अंदर 15 मिनट तक फंसा रहा, ठीक है। एग्ज़ाम के, कॉलेज की बात है, उसके अंदर कॉलेज में एग्ज़ाम था, उसमें न्यूमेरिकल आया था, 15 मिनट तक मैं लगा रहा। फिर आंसर क्या आया मेरा? उसके अंदर आंसर आया लगभग 220 किलो। कितना आया? 220 किलो आंसर आ गया। आंसर लाना था, हो गया। जब कॉपी चेक हुई वापस सर ने दी तो मैंने देखा कि ये तो गलत है। मगर सर मैंने फॉर्मूला तो सही लिखा है, इसके नंबर तो दे दो। तो सर ने कहा 2 नंबर का क्वेश्चन था, लिखा क्या तूने? आंसर तो गलत ही। मगर सर आधा नंबर दे दो कम से कम, थोड़ा सा रहम करो। तो उन्होंने 0.5 दे दिए। फिर मैंने उसको सोचा मैं गलत हुआ कैसे? वो गलत इसलिए हुआ क्योंकि दिमाग नहीं लगाया था। मक्का की बीज दर कितनी होती है? संकर मक्का की कितनी है? चलो, संकर मक्का की बीज दर, चलो संकुल मक्का की कितनी है? ठीक है, संकुल की कितनी है? 15 से 20, और हाइब्रिड की कितनी रखते हैं? 20 से 25, ठीक है। एवरेज 20 मान ली। अब मुझे पता है, किताबों में 10 बार पढ़ लिया, हमने भी पढ़ा हुआ मक्का की बीज दर 15 से 20, 20 से 25। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया और मैं वही बीज दर कितनी निकाल के आया? 220, ठीक है, आ गया आंसर। एग्जाम में आपके साथ भी यही होगा। अगर बीज दर आ गई, वो पूछेगा गेहूं की बीज दर, मक्का की बीज दर, ऐसे ही पूछेगा वो, कोई एक्स्ट्रा नहीं पूछेगा कि गन्ने की बीज दर निकालो, कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। सिंपल बीज दर पूछेगा। हमें उस टाइम पर बीज दर पता होनी चाहिए, उसकी बीज दर कितनी है। अगर हमने वो ध्यान नहीं रखा ना, तो हमारा आंसर या तो पॉइंट में आएगा कहीं, या फिर वो आएगा सीधा क्विंटल या फिर टन के अंदर, ठीक है। इस तरह की चीज़ें होती है। और अगर हमने थोड़ा सा ध्यान दे दिया ना बेटा, तो हमारा क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता। मान लो उस टाइम फॉर्मूले में कुछ भी लिख के आता, न्यूमेरिकल कुछ भी लिख के आता, नीचे आंसर करा था 22 किलो, तो मेरा आंसर सही था, कुछ भी गलत नहीं था उसमें, बस 1 0 एक्स्ट्रा लगा हुआ था। और एग्जामिनर यही करता है, वो जो 4 ऑप्शन देता है ना, उसको पता है बच्चा क्या आंसर निकाल सकता है, उस हिसाब से वो ऑप्शन देता है। तो वहाँ पर हमें थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना है, ओके। चलिए, तो इसको न्यूमेरिकल फिर कल करें, बाद में करें, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं, ठीक है। एक बार इसके जो न्यूमेरिकल्स अगर आपके पास कहीं मिल जाते हैं तो न्यूमेरिकल्स एक बार सॉल्व करके आना, फिर मैं कल सॉल्व करवाऊँगा, ठीक है।